Hello students, how are you? Fine? I Rajkumar Chadha again welcome you in the home online classes initiated by our Vardi Director School Education Jammu. बच्चों, पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर का एक आपको मैंने लॉजिक दिया था कि कैपेसिटर एक ऐसी चीज होती है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकती है और वो हमें वक्त आने पर अगर हमें किसी भी समय एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक इंस्टेंट, तो वो कैपेसिटर क्या करता है कि वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे हमारी जो कैमरे की फ्लैश होती है, तो जब आप कैमरा ऑन करते हो तो वो जो फ्लैश की लाइट होती है वो इतनी तेज होती है कि वो पीछे कैपेसिटर लगा होता है बच्चों, वो उसको जब आप फ्लैश ऑन करते हो तो वो कैपेसिटर फुल जितना भी चार्ज होता है वो फुल एनर्जी उसको देता है। वो बैटरी नहीं कर सकती क्योंकि बैटरी जो होती है वो स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे आपको मैंने बताया था फैन, कूलर, मोटर, इनको स्टार्ट करने के लिए 25 से लेकर 50 एम्पियर तक करंट चाहिए होती है और वो इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है उसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो उसी वक्त पंखा स्टार्ट हो जाता है, तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कैपेसिटर लगा होता है उनके साथ वो उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में कैपेसिटर की। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी एरिया, डिस्टेंस, शेप्स, उसके अंदर मीडियम कोड्स है, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हम एक डिटेल में जो आपके सिलेबस में है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या होता है, थोड़ा उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, देखेंगे कि उसकी कैपेसिटी क्या वाकई ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। जैसे हमने स्फेरिकल कैपेसिटर किया था तो उसमें आपने देखा था कि उसकी जो कैपेसिटी थी वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि कैसे उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, कैसे उसके मीडियम के ऊपर, मीडियम डालने से क्या उसकी कैपेसिटी पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे इसके नाम से ही समझ आ जाता है कि ये इसके अंदर दो प्लेटें होंगी जो पैरेलल होंगी। तो आप ऐसे बना लीजिए कि जी आ गया आपकी एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये। तो बच्चों मैंने बताया था कि ये मेटालिक प्लेटें होती हैं दोनों, और एक इस प्लेट को हम क्या करते हैं एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है। और कैपेसिटर जो होता है वो सिर्फ प्लेटों से नहीं बनता, इसको हमें चार्ज भी करना पड़ता है क्योंकि चार्ज के बिना तो इस कैपेसिटर की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि चार्ज आएगा तो इसके अंदर एनर्जी आएगी। तो बच्चों जो इसको चार्ज करते हैं, मैंने बता दी इसको बैटरी लगाते हैं, तो मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज आ गया इस प्लेट के अंदर प्लस क्यू, और ये बैटरी का मैंने आपको लॉजिक बता दिया। जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी क्या करती है कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहां पर भेजती है, तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है और सामने वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये इस प्लेट को हम जो थी हमने क्या किया था अर्थ किया था, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि चार्ज कैसे आता है, ये अर्थ क्यों करते हैं, क्यों उसकी कैपेसिटी, और खासकर ये भी आपको बताया था मैंने कि ये प्लेट क्यों रखते हैं, हम सिंगल ही प्लेट से क्यों नहीं कैपेसिटर बनाते, हमें ये प्लेट क्यों रखी होती है। तो ये आप जो पिछला मेरा लेक्चर था उस वीडियो में आप डिटेल में समझ सकते हो। तो आज हम सिर्फ यही देखेंगे कि ये मान लीजिए दो प्लेटें हैं। सपोज कीजिए कि जो लेट कीजिए कि जो ए है वो मान लीजिए एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों का एरिया मैंने ए ले लिया है। मान लीजिए इसके ऊपर जो अब जो चार्ज जो है वो मान लीजिए क्यू है,
इसके ऊपर चार्ज Q है दोनों प्लेटों के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। अब नेचुरली इसका एरिया है बच्चों, तो इसमें प्लेट जब आते हैं तो प्लेट में हमें चार्ज है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक आएगा। तो यहां पर आपको आएगी सिग्मा, मान लीजिए वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब कि पूरी प्लेट के ऊपर चार्ज तो क्यों है, लेकिन एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है वो सिग्मा बताता है। सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों कि यहां पर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये होगी, यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपकी E। अब मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए D है। D हो गया, व्हाट इज D? D हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। E हो गया इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहां पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि हम सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों इसको समझने से पहले आप ये देखिए कि आपको गॉसेस थ्योरम में हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कोई शीट ऑफ चार्ज है, जैसे ये आपको शीट ही है ना, ये आपको समझ लीजिए ये प्लेट ऐसे होती है रियल में, ऐसे शीट ऑफ चार्ज होता है, ये ऐसे प्लेट है। तो अब माने गॉस थ्योरम में कहा था कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है शीट ऑफ चार्ज की, वो बच्चों कितनी होती है वो हमने पढ़ा था E = σ/2ε0 फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज थी σ/2ε0। अब बच्चों कि ये प्लेट मेरी पॉजिटिव है, ये मैंने शायद उस एप्लीकेशन में भी आपको करवा दिया था, जो लॉजिक फिर भी आपको मैं समझा दूं कि ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। मान लो ये पॉइंट P है तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इस नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो सेम थी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही रहती है σ/2ε0। इसका मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर जो टोटल इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 2.σ/0 थी, इसकी भी σ/2ε0 थी। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगी इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर, तो दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा σ/2ε0। अब मान लो कि मैं यहां पर एक पॉइंट P लेता हूं चेक करने के लिए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो नहीं कहीं आती। देखिए अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता कि पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, तो अगर आप इस तरफ पॉइंट लोगे तो इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लोगे इस तरफ जी आ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। लेकिन नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उसके तरफ होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज को। इस प्लेट की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, और यहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो यहां पर इसका मतलब है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब यहां पर जो पॉइंट P लेते हैं बच्चों, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, ये नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी इधर होगी। देखिए यहां पर भी तो दोनों कट जाएंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कहने का मतलब है कि कैपेसिटर की दो प्लेट ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दो प्लेटों के अंदर ही होगी, ये हमें समझना था। और वो दोनों के अंदर किस डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी σ/2ε0। तो ये हमें समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के बीच में वो कितनी है बच्चों। मैं यहां लिख देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इन बिटवीन द प्लेट्स वो आएगी σ/ε0, जो मैंने यहां पर आपको प्रूव करके बताया। तो आप ये वाला गॉस थ्योरम में भी देख सकते थे, तो यहां पे दोबारा आपको क्लियर करती हूं मैंने। अब देखिए अब
इलेक्ट्रिक फील्ड की पता चल गई हमें। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो प्लेटें होती हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ये प्लेटें जो हैं, इन प्लेट्स की ये वाली पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो एज होता है ना, एज, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। एज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बच्चों थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म होती है, ये ऐसे चलती है एज से, तो अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधी होती है। अब इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चल रही है, लेकिन एज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। वो देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट। अब इस एज इफेक्ट को हम कैसे रिमूव करते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है धीरे धीरे थोड़ी सीधी हो जाए, मतलब यूनिफॉर्म हो जाए। तो उसके लिए टू डिक्रीज एज इफेक्ट हम क्या करते हैं कि जो बीच का जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो हम बहुत स्मॉल लेते हैं। डी शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब ताकि ये जो प्लेटें हैं ये बिल्कुल पास हो, तभी ये एज इफेक्ट रिमूव होगा। प्लेटें दूर तो रखोगे तो ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो डी जो है वो शुड बी वेरी स्मॉल होना चाहिए। और एरिया प्लेटों का लार्ज कर दो, एरिया बड़ा कर दो, डिस्टेंस छोटा कर दो दो प्लेटों के बीच में, तो ये साइड वाला जो एज इफेक्ट है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ये भी बच्चों कंडीशन याद रखनी होती है आपको। कई बार आपको डायरेक्ट ये नहीं कि आपको डेरिवेशन रटा लगानी है, इसके बीच में कुछ भी चीज आ सकती है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बीच में आते हैं, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखने। अब बच्चों कि यहां पर देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता चल गई यहाँ पर यूनिफॉर्म है। ये क्यों आया फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ये डिस्टेंस क्यों छोटा रखना है, टू रिड्यूस द एज इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर, अब बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। देखिए ये वाली प्लेट का मान लीजिए कि V1 लेता हूं, इसका मैं V2 लेता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर ज्यादा होगा? V1 बड़ा होगा V2 से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उस तरफ पोटेंशियल घटता है, जो E = dV वाला फार्मूला था। तो आप याद रखिए कि इसका आएगा V1 - V2 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये हो गया प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस में आपके पास एक रिलेशन है जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसलिए आप सीधा लिख सकते हो E V/D। ये हमने फार्मूला प्रूव करवाया था कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सीधा लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड = पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय D, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इसका मतलब कि जो V होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ जाएगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड × D। ये बच्चों क्यों मैंने आपको इसको फोकस दिया, कई बार ये बच्चे इसको लाइट लेते हैं, वो सोचते हैं कि V पता नहीं क्या है, वो बोलते V, कि जब न्यूमेरिकल आता है फिर कंफ्यूज होते हैं। इसलिए आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप V लिख दोगे तो फिर समझ में आएगा V है दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना है। ये सिर्फ V नहीं है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब बच्चों आपको मैंने कैपेसिटी, आप इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी जो होती है किसी कैपेसिटी का फार्मूला क्या है? C = Q/V। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में फोकस दिया था, इसीलिए क्योंकि ये जो Q मैंने वो क्या बताया था, Q क्या होता है? Q है जो इस पॉजिटिव प्लेट का जो अंदर वाला चार्ज है, Q होता है। और V क्या होता था? V मैंने बोला था क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इसलिए बच्चों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि C = Q/V है। तो यहां से आपका ये जो C होगा वो Q/V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या पर है? Q/E × D।
ये देखिए, ये बन गई कैपेसिटी। अब यहां से आप आगे चलिए तो Q अपॉन ED। अब देखो यहां पर कि हमने पढ़ा था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से Q किसके बराबर आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो मैं इस Q की जगह लिख सकता हूं सिग्मा A। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये बन जाएगा बच्चों, ये सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये मेरे पास कैपेसिटी बनी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए यहां पर क्लियरली कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड डिस्टेंस, एरिया एंड डिस्टेंस। जैसे स्फेरिकल में हमने पढ़ा था, स्फेरिकल अगर आपके पास कंडक्टर था तो उसकी कैपेसिटी जो किसके बराबर थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर, मतलब उसका रेडियस के बराबर थी। अब बच्चों आपको समझ आया कि हम बोलते हैं कि जो C जो होता है, कैपेसिटी जो है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज, मतलब ज्योमेट्री ऑफ द जो कैपेसिटर होता है, जो प्लेटें हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी है कंडक्टर की। तो ये हमारे लिए फायदेमंद भी है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। तो मुझे कैपेसिटी, मैं अपनी मर्जी से कैपेसिटर बना सकता हूँ, कैपेसिटी ज्यादा करना चाहूँ, कम करना चाहूँ, मुझे क्या करना है, सिर्फ उसकी एरिया, डिस्टेंस, रेडियस को चेंज करना है। तो ये फायदेमंद भी है चीज। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहां से बच्चों देखिए, यहां से मैं समझ आता है कि इफ D अगर आपका कांस्टेंट है, मतलब मैं D को नहीं चेंज करता, D डिस्टेंस सेम रहने देता हूं, तो कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब कि अगर मैं कैपेसिटर का एरिया, प्लेटों का एरिया बड़ा कर दूंगा तो मुझे कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी। अगर मैं एरिया को कांस्टेंट करता हूं, मान लीजिए एरिया में कांस्टेंट कर देता हूं बच्चों, अगर एरिया कांस्टेंट करूंगा तो कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा। मतलब कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कम करूंगा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा करनी है तो आपको क्या करना है कि एरिया ज्यादा रखना है और डिस्टेंस कम रखना है। ये आपको याद रखना है कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका। ये आपने देखा, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की कैपेसिटी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अब बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी का यूनिट है वो फैरेड है। तो मैंने आपको बोला था कि जो एक फैरेड जो होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। देखिए C का फार्मूला था Q अपॉन V, मतलब कैपेसिटी 1 फैरेड कब होगी, अगर एक कूलम चार्ज अगर कोई कंडक्टर स्टोर करे तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 1 वोल्ट बढ़े, मतलब कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होने पर वो कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है। तो बच्चों 1 कूलम चार्ज, मैंने आपको पहले कूलम से बताया था, 1 कूलम चार्ज को बॉडी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि 1 कूलम चार्ज इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज होता है ये। चलो आपको ऐसे समझ में आएगा, मैं आपको इस फार्मूले से क्लियर करके देता हूं कि मान लीजिए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि अगर मैं एक कैपेसिटर बनाना चाहता हूं जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है, तो मुझे प्लेट्स का एरिया कितना लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज कैपेसिटी इज 1 फैरेड, और मान लीजिए डिस्टेंस में कम से कम 1 सेंटीमीटर दोनों प्लेटों में रख देता हूं। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻² मीटर दोनों प्लेटों में डिस्टेंस है, और मैं कैपेसिटी चाहता हूं कि इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी 1 फैरेड हो जाए, तो मुझे इन प्लेटों का एरिया कितना लेना पड़ेगा। आओ बच्चों इस फार्मूले में पुट करके देखते हैं कि फार्मूला क्या आपका, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बच्चों जो चीज निकालनी है पहले उसको लेफ्ट साइड ले लो, जैसे एरिया मुझे निकालना तो एरिया आ जाएगा आपका C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे कैपेसिटी कितनी करनी है 1, डिस्टेंस कितना है 10⁻²,
और इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी 8.854 इंटू 10⁻12। तो ये बच्चों अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो आपको निकलेगा 10⁻⁴ इसका एरिया का आंसर 9 मीटर स्क्वायर। ये अगर आप इसको सॉल्व करो, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एरिया जो प्लेटों का वो निकलता है 10⁹ मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ इसका ये एरिया कैसे आएगा कि अगर इसका एरिया किसका होता है, एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब कि आपको जो प्लेट लेनी पड़ेगी, जो कैपेसिटर बनाने के लिए प्लेट लेनी पड़ेगी, उसकी लेंथ और ब्रेथ जो होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली वो 30 किलोमीटर लेंथ और 30 किलोमीटर ब्रेथ हो, तब उस प्लेट का एरिया इतना आता है। तो आप बच्चों खुद अंदाजा लगाइए कि कैपेसिटर मुझे चाहिए इतना सा और प्लेट मुझे लगानी है यहां से लेकर जम्मू से लेकर अखनूर तक, मतलब 30 किलोमीटर लंबी प्लेट लगानी है, तो वो तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि 1 फैराड का कैपेसिटर हम बना ही नहीं सकते, बहुत बड़ा कैपेसिटर होता है। तो बच्चों होप आपको समझ आ चुका होगा। यहां से अगर आप 1 कूलम का अंदाजा नहीं हो रहा तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं कैपेसिटी पैरेलल की 1 फैराड करना चाहूं तो आपको जो प्लेट बनेगी उसके एरिया 10⁹ हो गया और इसका एरिया बनेगा लेंथ और ब्रेथ 30 किलोमीटर होना चाहिए, विच इज पॉसिबल ही नहीं हो। तो बच्चों कुछ बातें आपको मैंने समझानी थी पैरेलल और देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये आप चीजें थोड़ा सा समझिए पैरेलल क्वेश्चन में। अब बच्चों हम इसका टॉपिक इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसके टॉपिक को, कि पहले मैंने इसके बीच में वैक्यूम रखा था, इसके अंदर कोई इंसुलेटर नहीं डाला था। अब बच्चों देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें तो क्या होगा। तो देखिए इफेक्ट ऑफ, यहां से इसको रब कर देता हूं मैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब on the effect of dielectric on the capacity of the parallel plate capacitor। जी आप समझ लेते हैं कि अगर मैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता तो फिर क्या होता है इसका। तो डाइलेक्ट्रिक बच्चे देखिए हमें क्या करना है कि ये मेरे पास एक, जैसे मान लीजिए कि पहले हम क्या करते हैं, ये सिंपल सा केस लेते हैं कि अभी हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला तो उनके बीच में, 2 प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं ले लेता हूं E0। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब। वही ले लीजिए, इनके बीच में डिस्टेंस d ले लीजिए, एरिया प्लेटों का वही ले लीजिए E। तो बच्चों बताओ मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किसका होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी अभी हमने पढ़ी थी σ/ε0, और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपका कितना था, उसका V = E0d, और कैपेसिटी जो हमने निकाली है वो कितनी है, C = ε0 A/d। ये जो अभी हमने प्रूव किया है कि जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला। अब मान लो कि मैं इसके बीच में ये केस 1 ले लेते हैं कि अब मान लो कि हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं इसके बीच में, फिर क्या होगा। जब बच्चों हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, मान लीजिए ये मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में फुली इसके बीच में डाल दो, फुली इंसर्टेड, पूरी भर दी है इसको। जैसे इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में मैंने ऑयल डाल दिया है, पूरा भर दिया है इस प्लेटों को।
अब बच्चों क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक जब मैं डालूंगा तो आपको पता है यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। पोलराइजेशन इसको हम बोलते हैं। अब क्योंकि पहली इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो जो चल रही थी E0 इस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव, अब डाइलेक्ट्रिक डालने से डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी दो प्लेटें बन गई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसको मैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं। और जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आपकी इधर थी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या करेंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, क्योंकि आपको याद रखना है कि अगर ये इंसुलेटर है तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी नहीं होती कि ये इसको काट सके पूरी तरह से, लेकिन अगर ये मेटल होता तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर सकती थी। लेकिन अगर ये इंसुलेटर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सिर्फ डिक्रीज करेगी, ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं होती। इसलिए यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आएगी E0 माइनस EP, मतलब कि जीरो नहीं होगी, और इसकी डायरेक्शन जो होगी इसके अंदर जो ये इस तरफ हो जाएगी, ये मतलब घट जाएगी। ये जो E होगा, E जो होगा वो घट जाएगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कम हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक डालने से। अब बच्चों आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आपको याद हो फार्मूला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। तो मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक डालने से, वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी वो जो पहली ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से K टाइम कम हो जाएगी। व्हाट इज K? K था आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमें कूलर लॉ में आपको पढ़ाया था बच्चों। लॉजिक वही चल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ था, ये कूलर्स फोर्स घट जाती है, वही इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कम हो जाती है K टाइम। तो अब मैंने देखा कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम कम हो चुकी। तो अब बच्चों देखिए K सेकंड में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो E0 से K टाइम कम हो जाएगी। E0 किस बराबर है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, तो जाएगा K टाइम, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी इसके अंदर, मतलब K टाइम कम हो जाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अब आ जाएगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बची, ये वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E इंटू डी, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ है, तो E आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी, ये बन गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों आप यहां पर निकालिए कैपेसिटी, तो C किसका होता है, C किसका होता है, Q अपॉन V। तो बच्चों वही जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो किसका होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब कि Q की जगह ले सकता हूं सिग्मा A, इसकी जगह आएगा सिग्मा A अपॉन V आ गया मेरा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। अब ये सिग्मा सिग्मा कट जाएगा तो जो कैपेसिटी होगी वो बन जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट K A बाई T। ये देखिए इस फार्मूले और इस फार्मूले में फर्क समझिए। ये मान लो इसका मैं नाम C1 या C डैश डाल देता हूं ये, तो आप देखिए ना ये कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट K A बाई D। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, K को बाहर निकालूं एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख सकता हूं इसको, लेकिन एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो थी जब आपकी वैक्यूम की कैपेसिटी। तो आपने क्या सीखा कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से उसी सेम कैपेसिटर की कैपेसिटी जो थी वो बच्चों K टाइम बढ़ गई। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने से कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय K टाइम। व्हाट इज K? K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर भी जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो इसकी जो है वो
आपकी जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी। अब बच्चों आपने क्या सीखा कि पहले तो अभी तक ये पढ़ रहे थे कि कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर, कि जैसे प्लेटों का एरिया चेंज किया हमने, डिस्टेंस चेंज किया, रेडियस चेंज किया, उसके ऊपर कैपेसिटी डिपेंड कर रही थी। अब मैंने आज आपने क्या सीखा कि उसके अलावा जो प्लेटों के बीच में मीडियम है, मतलब कि द कैपेसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखिए आपके सामने जब आपने को मीडियम डाला, जैसे डाइलेक्ट्रिक डाला, तो आपने देखा कि कैपेसिटी चेंज होगी। तो ये आपने नया सीखा कि कैपेसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो बच्चों आपको समझ आ चुका होगा, ये मैथमेटिकल था। मैं आपको शॉर्ट में समझा सकता हूं ये कैसे हुआ। देखिए मान लो कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो हुआ क्या, जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी E0। शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि अगर आपको सिर्फ 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये थी। अब क्या हुआ कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट पोलराइज होगी, पोलराइज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। ये आपको समझ आया कि डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी बच्चों तो फिर पोटेंशियल भी घटेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो फिर पोटेंशियल भी घटेगा। अगर पोटेंशियल घटेगा तो C=Q/V होता है बच्चों। अगर पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। दिस इज द कंसेप्ट। ये आपको मैथमेटिकल और ये लॉजिकली, अगर आपको सीधा थ्योरेटिकली आंसर लिखना है 1-2 नंबर का, तो आप ये लॉजिक दे सकते हो कि ये कैसे आपका हुआ, घटा कैसे। चलो अब बच्चों कि अब मान लो आपको बोलता है कि ये दोनों प्लेटें हैं, अगर ये प्लेट एक आपकी कैपेसिटर की पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट आपकी नेगेटिव है। कई बार हमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ये पॉजिटिव प्लेट है, जो नेगेटिव प्लेट है, तो अब ये इसका मतलब ये अपोजिट चार्ज है, ये अट्रैक्ट भी करेंगे। तो सर अगर हमें फोर्स निकालनी हो कि किस फोर्स से प्लेटें अट्रैक्ट कर रही हैं, तो क्या हम वो निकाल सकते हैं? तो बच्चों नेचुरल बात तो सही है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला Q/E। थोड़ा खुद प्रैक्टिस कीजिए। हुआ कुछ क्लियर आपसे? फोर्स का फार्मूला Q/E, सिग्मा किसके बराबर है? चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां लिख दीजिए Q की जगह आपका आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो बीच में कितनी थी? σ/ε0 Q/A इंटू σ/ε0। और सिग्मा किसके बराबर होता है? सिग्मा था Q/A, इसकी जगह Q/A इंटू ε0, Q/A इंटू ε0। ये क्या बन जाएगा आपका Q²/A² ε0। ये थोड़ा इसको थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। देखिए Q हो गया E इसके ऊपर था हमारा, थोड़ा डबल कर दिया हमने, E हो गया σ/ε। ओके। अब बच्चों सिग्मा किसके ऊपर था? सिग्मा है Q/, ये सिग्मा हो गया Q/A। सिंपल था, मैंने डबल कर दिया, Q/A ε। ये बन जाएगा Q²/A ε। ये आएगा बच्चों आपको, ये फोर्स निकलेगी जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगी। हमने थोड़ा Q/A कर दिया था कंफ्यूजन से। ये बच्चों आपका है फोर्स, जिस फोर्स से वो दोनों प्लेटें अट्रैक्ट करेंगे। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना कि में छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब बच्चों
अब हम ये पढ़ेंगे कि अब तक आपने ये पढ़ा है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालते हैं, कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो बच्चों अब हम अभी तक हमने पढ़ा था कि जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट जो मैंने डाली है वो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में पूरी तरह भर दी थी मैंने, इट फिल्ड कंप्लीटली इन बिटवीन द प्लेट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा आ जाए कि आपकी जो कैपेसिटर है, मान लीजिए ये कैपेसिटर है मेरे पास, ये पैरेलल कैपेसिटर है, तो आपको बोलता है कि ये मान लीजिए इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो मान लो मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो इसके बीच में, पहले इसके बीच में डिस्टेंस कितना है d। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो इसके बीच में पार्शियली फील्ड होती है। पार्शियली मतलब कि मान लो ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मैं इतना डालता हूं सिर्फ, इसका मतलब ये पूरा नहीं फिल करता, पूरी नहीं भरती है, ये इधर से और इधर से खाली रहती है, या इधर रख देता हूं, तो मतलब कि पार्शियली फील्ड। तो पार्शियली जब फील्ड करेंगे हम, तो मान लीजिए कि मैंने ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो इधर, ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है, मैंने इसको ऐसे डाल दिया, ये ऐसे चलो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी इसके बीच में, तो ये आया से थोड़ा सा इसको हमने अर्थ किया ये। तो मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है। अब बच्चों आप देखिए कि अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में टोटल दोनों प्लेटों में डिस्टेंस कितना है डी, डाइलेक्ट्रिक ने कितनी जगह ले ली टी, तो बाकी जो खाली जगह बचेगी वो कितनी बचेगी डी माइनस टी। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक से पहले इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी वो हमने लिखी थी E0। अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो ये प्लेट क्या करेगी, इसको क्या करेगी, पोलराइज करेगी, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगी। वही जो पीछे थ्योरी बताई आपको, पोलराइजेशन से क्या होगा कि इस तरफ आपकी, इसका मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी E0/K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम कम हो जाती है, जो भी हमने पढ़ाया आपको कि डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। अब इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0/K, मतलब घट जाएगी, लेकिन इनके बीच में जो खाली जगह है, खाली जगह में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है E0। तो अब यहां पर दो किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, हमें दो केस लेने पड़ेंगे कि एक कैपेसिटर मेरा बन गया यहां पर, देखो इसको आप ध्यान से देखो, ये ऐसे समझाएगा आपको कि ये आपके पास पहले एक कैपेसिटर था, अब मैंने इसके बीच में ये इतनी सी डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दी जिसकी थिकनेस T। तो अब देखो यहां पर अब ये दो कैपेसिटर बन गए, एक कैपेसिटर बन गया यहां से यहां तक जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, और एक कैपेसिटर बन गया जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं, और इसका डिस्टेंस कितना आएगा D माइनस टी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी E0, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो कितनी है E0/K, कम हो जाएगा। ये वही लॉजिक है। अब बच्चों यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगी, वो देखो इधर अलग आएगी वोल्टेज, इसकी अलग हो जाएगी वोल्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क पड़ने से वोल्टेज में भी फर्क पड़ेगा। तो यहां पर वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड घटी है, यहां पर वोल्टेज कम हो जाएगी, यहां पर वोल्टेज जो है वो वही रहेगी जो पहले थी। तो ये थोड़ा सा लॉजिक पढ़ेंगे। अब बच्चों कि पहले आप लिख लीजिए कि कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो कितना फार्मूला है ε0A/d, जो हमने प्रूव किया है कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी, ये आपका कैपेसिटी का फार्मूला। अब आपने देखा कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो आपको पता है फार्मूला पोटेंशियल निकालते हैं कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर कितना पोटेंशियल होगा, इतनी जगह में कितना पोटेंशियल होगा और खाली जगह में कितना होगा। तो बच्चों यहां पर जो टोटल पोटेंशियल है वो बन जाएगा आपका V1 + V2। मैं ले लेता हूं, V1 हो गया डाइलेक्ट्रिक वाला और V2 हो गया खाली जगह पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बच्चों,
E इज इक्वल टू होता है V बाई डी। V किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब V1 मैंने लिया है इसका, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों, E। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, और डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस कितना है, T। अब V2 आ गया खाली जगह में, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0, और उसके ये डिस्टेंस कितना है, D माइनस टी, क्योंकि T जगह तो उसने निकाल दी। ये आपने 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, सिंपल। अब बच्चों कि ये आपने देखा कि ये आ गया V D। अब ये जो E था, E अभी आपने देखा कि E जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वो वैक्यूम से K टाइम कम है, तो आप इधर लिख दीजिए कि E की जगह E0 बाई K T प्लस E0 D माइनस टी। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, अब कैपेसिटर की प्लेटों में जो टोटल पोटेंशियल होगा वो आएगा E0 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका P बाई K प्लस D माइनस टी। ये निकला आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E0 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा किसके बराबर है, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं E0 की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T बाई K प्लस D माइनस टी। अब बच्चों ये जो आपकी कैपेसिटी, अब मुझे पोटेंशियल निकल गया, अब कैपेसिटी निकालिए, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q अपॉन V। अब Q अपॉन V जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला उसको पुट कर दो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K D माइनस टी। ये देखिए ये कट जाएगा, तो कैपेसिटी बन जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इसको आप पहले लिख सकते हैं D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये निकल गया आपका कैपेसिटी आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बच्चों आपको निकल गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच इज पार्शियली, जो मैंने पार्शियली फील्ड की है वो ये आएगा इसका। T हो गया आपका इस थिकनेस ऑफ द प्लेट्स जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले। अब बच्चों इस फार्मूले का भी एक इंपॉर्टेंस है, इस फार्मूले से हम कैपेसिटी अपनी मर्जी से बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए अभी आपको मैं समझाता हूं कि अब हमारे पास फार्मूला आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो बच्चों यहां पे देखिए कि केस 1, पहले मैं आपको यहीं से फार्मूला को प्रूव कराता हूं कि जो मैंने सबसे पहले किया था कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी भर जाती, मतलब पूरी फिल होती, तो जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस कैपेसिटर के अंदर फुली फिल हो जाए, इसका मतलब कि डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस और ये D जो होगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से बराबर हो जाएगा। तो इफ P इज इक्वल टू D हो जाएगा, मतलब जितनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है उतना ही डिस्टेंस की बात हो जाए, तब यहां पर कैपेसिटी कितनी है, वो आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, बच्चों देखिए ये D माइनस 0 हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस T की जगह D लिख दीजिए D बाई K। तो ये देखिए K ऊपर चला जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये आपको पता चला बच्चों कि ये वही आंसर आएगा जो हमने पहले पढ़ा था कि व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिल्ड देन कैपेसिटी इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A। ये वही केस आ गया, लेकिन इस फार्मूले से हम डिफरेंट केस निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको वो बोलता है कि जो थिकनेस है वो D/2 है। मान लो कि जो स्लैब डाली उसकी जो थिकनेस है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से आधी है, अब कितनी कैपेसिटी होगी। तो अब बच्चों आप डिफरेंट स्लैब डालकर डिफरेंट यहां पर न्यूमेरिकल कर सकते हो। देखिए
अगर t की जगह d बाई टू होगा तो ये बन जाएगा d माइनस डी बाई टू प्लस t की जगह आ जाएगा d बाई टू के। तो ये कितना बनेगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये बन जाएगा d बाई टू प्लस d बाई टू के। इधर से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बाई टू कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई के। ये ऊपर आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d और ये आएगा k प्लस 1, मतलब k प्लस 1 बाई के, ये ऊपर आ जाएगा। ये बन जाएगी आपकी कैपेसिटी उसको 2 एप्सिलॉन नॉट a इतना। अब आपके पास वो न्यूमेरिकल वाले के ऊपर डिपेंड है, वो कभी बोलेगा t जो है वो हाफ है, डबल है, ट्रिपल, कुछ इस तरह में d बाई 3 ले सकता है, d बाई 10 ले सकता है। तो डिफरेंट किस्म के हम कैपेसिटर अपनी मर्जी से बना सकते हैं अलग अलग कैपेसिटी के। हाँ बच्चों, यहां से मेन इंपॉर्टेंट एक और चीज बात करनी है हमने कि मान लीजिए कि इफ मेटल प्लेट इज इंसर्टेड, अगर मैं मेटल की प्लेट यहां पर डाल दो डाइलेक्ट्रिक के अलावा, फिर क्या होगा? इफ मेटल प्लेट इज इंसर्टेड एंड थिकनेस ऑफ जो मेटल है, मतलब टी जो होता है वो बराबर हो, मान लो जितना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो, तो मेटल की प्लेट डालो, फिर कैपेसिटी कितनी हो? तो बच्चों ये अगर थिकनेस डी के बराबर है तो फार्मूला आपका ये आएगा एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फर्क किसमें यहां आएगा? क्योंकि मेटल की प्लेट आ रही है, तो मेटल का आपको पता है कि फार मेटल के लिए बच्चों क्या होता है कि मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो इन्फिनाइट होती है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा आपका कितना? इन्फिनाइट कैपेसिटी। तो बच्चों यहां से आपको समझ आए कि हम क्या कर रहे थे, कितनी देर से हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है। तो हमारे पास तो सीधा लॉजिक आ गया कि अगर मैं इन चक्करों के बजाय अगर मैं सीधा मेटल की प्लेट डालूं तो कैपेसिटी तो इन्फिनाइट हो जाएगी। इन्फिनाइट मतलब ये इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज को कर सकेगा, तो फिर तो हमारा सारा एनर्जी का मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहां एक प्रॉब्लम आ रही है, ये हम कर नहीं सकते। अभी आपने देखा कि कैपेसिटी 1 फैराड करने के लिए, 1 फैराड से भी कैपेसिटी करने के लिए हमें जो कैपेसिटर की प्लेट लगानी पड़ी वो कितनी थी? वो प्लेट थी कम से कम 30 किलोमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो आप अंदाजा लगाओ कि अगर कैपेसिटी इन्फिनाइट बनानी हो तो जो कैपेसिटर बनाना पड़ेगा उसकी प्लेट जो होनी चाहिए उसकी लंबाई इन्फिनाइट होनी चाहिए। इन्फिनाइट होने पूरे ब्रह्मांड जितना आपका यूनिवर्स है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों इस तरह आप खेल सकते हो ये कैपेसिटर के साथ, आपको मजा आएगा। तो जब भी आप सब्जेक्ट पढ़िए इसके साथ खेलिए, जैसे गेम बच्चा खेलता है, ऐसे जब आप एज ए गेम की तरह खेलोगे किसी सब्जेक्ट को, फिर खुद भी मजा आएगा, सब्जेक्ट पढ़ने का भी मजा आएगा, और आपको लगेगा कि दुनिया में हर चीज इजी है, कोई कंपटीशन इतना टफ नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे इसको भागोगे, उससे सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करोगे, उससे दूर दूर भागोगे, तो फिर सब्जेक्ट भी आपसे दूर दूर ही भागेगा। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो आप अगर किसी फ्रेंड से अच्छे ढंग से मिलते हो, स्माइल पास करके मिलते हो, तो वो बंदा भी खुश होता है, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप उसको अवॉइड करो तो वो बंदा भी आपको अवॉइड करेगा। नेचर का लॉ है, न्यूटन था लॉ कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो वही साथ बच्चों हमारे हर लाइफ में हर चीज के साथ होता है। अगर आप सब्जेक्ट को प्यार से पढ़ोगे तो वो भी आपके साथ आपके पास अट्रैक्ट होगा। अगर आप उससे नफरत करोगे, बोलोगे कि मुझे फिजिक्स नहीं आ सकती, मुझे मैथ नहीं आ सकता, मुझे इंग्लिश नहीं आ सकती, तो फिर बच्चों आप कभी आएगा नहीं वो। इसी के साथ बच्चों आज हम यहीं पर खत्म करते हैं आज का टॉपिक। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।